पहली बात तो ये, जिसने भी जुमला बनाया है, क्या उसने सोचा कि ये गणतांत्रिक जुमला है, लोकतांत्रिक जुमला है, कि ऑपोजिशन का सफाया हो जाए इसलिए लोकतंत्र और गणतंत्र काफ़ी ऊंचा जाएगा? तो ये कॉन्सेप्ट के तौर पे मैं समझता हूँ निराधार, गलत, भर्त्सना योग्य है ऐसा कॉन्सेप्ट। बाकी आशा विश्वास सबकी होनी चाहिए कि प्रतिद्वंदी को राजनीति में हराएं। जीत और विजय और कांग्रेस मुक्त भारत दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, और मैं समझता हूँ कि ये आशा ही रहेगी। हाँ, अभी हमारा कठिन समय चल रहा है, इसी पार्टी ने कुछ अच्छे समय देखे हैं, और वो समय का बदलाव होता रहता है, इसलिए ये मुंगेरी लाल वाले सपने देखना कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, मैं समझता हूँ अपनी खुद की एक काल्पनिक ड्रीम है। ये आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स द्वारा दिया गया एक नारा रहा, और एज अ बिलीवर इन डेमोक्रेसी, लेट्स बी वेरी फैक्चुअल एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। हम लोकतंत्र में यकीन रखते हैं और पूरे तरीके से जानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत सरकार जरूरी है, तो उससे भी मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए। ये तो नहीं मानते ताकि ना, अगर आप कांग्रेस मुक्त भारत बोलते हैं तो। बिल्कुल, और अगर कांग्रेस पार्टी से आज सवाल है, आपको जानकर शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अक्सर इस आर्ग्यूमेंट को इग्नोर करती है। जब उसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो हो सकता है सामने वाला जब सवाल पूछ रहा है तो उसे स्ट्रांग होते हुए देखना चाह रहा हो, उसके अपने डिसअपॉइंटमेंट्स हो ग्रैंड ओल्ड पार्टी से, और शायद इसलिए वो सवाल पूछ रहा है ताकि पार्टी कोर्स करेक्शन करके मैं मानता हूँ लाजमी है, सकारात्मक प्रश्न है। और मैं समझता हूँ कि जैसा मैंने कहा कि समय बदलता है, इतना समय लगता नहीं बदलने में, और उसका आपको थोड़ा विलम्ब ज़रूर हो रहा है, इंतज़ार करना पड़ेगा। बट हम पूरी तरह से, हम ही नहीं, पूरा विपक्ष के अलग अलग अंग इस बात में जुटे हैं, और हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि एक बहुत मजबूत, व्यापक, जुड़ा हुआ, एकजुट विपक्ष खड़ा होगा बीजेपी एनडीए के सामने, और इतने निकट समय में जो 2024 आ रहा है उसमें भी। सबसे पहले महाराष्ट्र के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे। महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, लेकिन इस समय वहाँ पर जो क्राइसिस है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आला कमान उस चैलेंज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, पहली बात, कांग्रेस एक तरीके से इसमें परिधि पे है, जिसको आउटलायर कह सकते हैं। जैसा कि शरद पवार जी ने कहा, एनसीबी भी एक परिधि में है, इसी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, ये आंतरिक मामला है सेना का। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस बहुत इससे चिंतित है और पूरी तरह से समर्थन कर रही है, क्योंकि उसका पूरा हिस्सेदारी है इस अघाड़ी में। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ 30 सेकंड बाद। उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ये जो हो रहा है, इसमें पहले ही बोल लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, और मैं स्वीकार कर चुका हूँ ऑलरेडी कई बार, कि इसका पूर्वानुमान नहीं होना सत्तारूढ़ उस पार्टी का, यानी शिवसेना में, ये गलत है। कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है, कहीं ना कहीं कोई नेग्लिजेंस हुई है कि इसका पूर्वानुमान होना चाहिए था। लेकिन साथ साथ जो ये बार बार बात हो रही है, जैसे कि ये अपने आप हवा से हो रहा है, आसमान से गिर रहा है, अंतरिक्ष से गिर रहा है। जो पार्टी सत्तारूढ़ केंद्र में और जो पार्टी देश की सबसे धनाढ्य पार्टी है, उसका रोल इसमें क्या रहा है, उसको आपको इग्नोर नहीं कर सकते। उसने सस्ती राजनीति को, वाणिज्य वाली राजनीति को बना दिया है। आज गाड़ियाँ और बसें लग्जरी सूरत, और 3-3 जेट हवाई जहाज गुवाहाटी और सूरत के बीच में, कहीं लग्जरी होटल, कहीं लग्जरी रिजॉर्ट, ये सब हवा से नहीं गिरता है। ये भगवान की कृपा अचानक नहीं होती है। ये लॉजिस्टिक्स, ये पूरा मानना, ये कानूनी एडवाइस, ये साधन, ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा दुरुपयोग है समतल राजनीतिक ज़मीन को समतल रखने का। समतल होना बहुत आवश्यक है। आज हमको कुछ हद तक आपको मालूम होना चाहिए कि जो औपचारिक सरकारी आंकड़े प्रकाशित हैं कि 90% इलेक्टोरल बॉन्ड एक पार्टी को जाते हैं, आज आपको मालूम पड़ रहा है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड का धनाढ्य पैसा कहाँ जा रहा है। जहाँ तक मेरिट्स का सवाल है, मैं समझता हूँ अब कानूनी प्रक्रिया और असेंबली की प्रक्रिया शुरू होगी। डिस्क्वालिफिकेशन एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है विश्वास मत या अविश्वास मत, और ये तो निकट भविष्य में निश्चित होएगा ही बिल्कुल। क्योंकि हम यहाँ शिवसेना की बात कर रहे हैं, आपने जाहिर तौर पर कहा कि उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने जो चिट्ठी लिखी उसमें हिंदुत्व क्रेडेंशियल्स के अंडरमाइन होने की बात कही, कमज़ोर होने की बात कही कांग्रेस के साथ अलायंस के चलते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस अलायंस का हिस्सा है, शिवसैनिक दर दर भटक रहे हैं और कांग्रेस मलाई खा रही है। उन एलिगेशंस पर आप चलिए, उनको 3-3.5 साल बाद इस बात का आभास हुआ। उन्होंने ये कांग्रेस का नाम पहले पढ़ा नहीं था। 3 साल पहले जब उन्होंने मंत्री महोदय बने, या उनके पुत्र एमपी बने, या वो खुद
उस सरकार के पूरे हिस्सेदार रहे, ये सब बातें उनको अचानक अब आभास हो रही है, मुझे आश्चर्य है। लेकिन उसको छोड़िए उस बात को, मैं समझता हूँ इसका एक और पक्ष है जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, जब आप गठबंधन में होते हैं, अघाड़ी में होते हैं, तो गठबंधन का परिभाषा ही यही है कि आप अपनी हर एक्सट्रीम मत को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, यही परिभाषा होती है हर गठबंधन की। तो मैं समझता हूँ एक प्रकार से बहुत अच्छी चीज़ हुई थी अघाड़ी जब बनी थी। और याद रहे, अघाड़ी उन 48 घंटे बाद बनी थी जब यही नंगी सस्ती राजनीति खेली गई थी 48 घंटे वाले फडणवीस सरकार द्वारा। इसमें कन्वर्जेंस ये हुई है कि आपका एक्सट्रीम मत, मेरा एक्सट्रीम मत, किसी और का एक्सट्रीम मत एक प्रकार से कन्वर्ज हुआ है अघाड़ी में। और उसमें मैं समझता हूँ सही हिंदुइज्म का एक प्रादुर्भाव है। और साफ कहा है ठाकरे जी ने और उनके पार्टी ने कि हमको ये सिखाने की आवश्यकता नहीं बीजेपी द्वारा, हम बीजेपी के एक्सट्रीम हिंदुत्व को रिजेक्ट करते हैं। मोदी सरकार के पिछले 8 सालों को आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये एक सही डिस्कशन होगा। मेरी आदत नहीं है कि सिर्फ हल्ले गुल्ले को अप्रिशिएट करूं, मैं कुछ आंकड़े लिख के लेके आया हूं। तो आप चाहें तो मैं, अगर आप मेरे से ये पूछें कि भाई कई हैं मुद्दे, लेकिन 3 या 5 सबसे महत्वपूर्ण असफलताएं क्या रही हैं सरकार की, तो मैं संक्षेप में 2 मिनट में बोलने का प्रयत्न करूँगा। मैं बल्कि शुरुआत करना चाहता हूँ मोदी सरकार को बधाई देके। बधाई सिर्फ एक तो सीधी बधाई, 8 साल पूरे करने की बधाई बिल्कुल वो लाजमी होती है। एक कटाक्ष वाली बधाई, कटाक्ष वाली बधाई ये है कि आश्चर्य है कि इतनी असफलताओं के बाद उनकी मैसेजिंग, उनका कम्युनिकेशन, संपर्क इतना अच्छा है कि वो असफलताएं किस तरह से वो ढांक लेते हैं। अब आप देखिए, नंबर 1 बेरोजगारी, डेमोक्रेटिक डिविडेंड जिसको हम कहते हैं, जिसके विषय में भारत गौरवान्वित महसूस करता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसको इस सरकार ने डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया है। आज जो लेटेस्ट आंकड़े हैं औपचारिक सरकार के, जो दिखाते हैं कि आपके यहाँ युवाओं की जो संख्या इतनी बड़ी है, उनमें उमंग है, गुण है, क्षमता है, उत्साह है, लेकिन रोज़गार नहीं है। अप्रैल 2022 की बेरोज़गारी की दर है 7.9, करीब करीब 8% होने वाली है, हो गई है। और दशकों से ऐसा नहीं हुआ है। कोई कहते हैं 35 वर्ष से, कोई कहते हैं 40-45 वर्ष से। लेबर पार्टिसिपेशन रेट एक महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है, सब सरकारी आंकड़े हैं। 2016 में वो थी 47%, 50 से 3 कम, और आज है 39%, 39%। ये कोई आम 1% में सैकड़ों चेहरे हैं, सैकड़ों नाम हैं। महिलाओं का बड़ा रोचक है, 2005 में महिलाओं की पार्टिसिपेशन रेट थी 26% और 2020 में और उसके बाद 15% है। अब ये आंकड़े बोरिंग हैं, ये जुमले नहीं हैं, ये बहुत बड़े बड़े इवेंट मैनेजमेंट की फ्लैग स्टाफ नहीं है। इसीलिए मैं तो बधाई देता हूँ कि इनके बावजूद इतनी आगे पहुँच गई ये सरकार। और इसी तरह से आप लीजिए आंकड़े इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन में, महंगाई में आज जनता, आप कह सकते हैं चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन क्या जनता पिट रही है, लुट रही है या नहीं इन महंगाई के आंकड़ों में? जिसको आप थोक वाला महंगाई कहते हैं, होलसेल, 15% है, अपने आप निर्णय कर लीजिए। और जिसको आप खुदरा या रिटेल कहते हैं वो 7.88% है। और कहा गया कि सबसे परोक्ष, सबसे खतरनाक टैक्स अगर होता है किसी पे तो वो होता है महंगाई वाला टैक्स। आज सिर्फ टमाटर के लाल आंख नहीं है, आपके हर चीज़ के। और विशेष रूप से 2 चीज़ें, सीएनजी जो है 351 से 35 रुपये से 75 रुपया, 117%। गैस सिलेंडर 2014 में 1500 रुपया, आज 2355 रुपया। मैं आपको बोर नहीं कर रहा, मेरे पास बहुत आंकड़े हैं ऐसे, लेकिन मैं आपको एक ट्रेंड दे रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं 1 मिनट लूँगा आपसे, और हम मजाक उड़ाते हैं, अरे भाई आप तो लुटियंस दिल्ली के हो, आप तो जिमखाना क्लब वाले हो, ये सब क्या चीज़ें हैं। मैंने एक फ़ोटो ली है अभी, मैं इनको यही कह रहा था फ़ोटो दिखाने के लिए कि कहा जाता है इस सरकार द्वारा विशेष रूप से कि ये जितने भी विदेश के जितने भी संस्थाएं हैं, या तो ये षड्यंत्रकारी हैं या नक्सलवादी हैं या अलगाववादी हैं या टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, लेकिन सभी गलत कैसे, मैं समझ में नहीं आया। और मैं आपको मेरे को आश्चर्य हुआ, 2014 और 21 के बीच में, आदित्य जी आपको जानना ज़रूरी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स,
55 से 101 हो गया भारत का स्थान। फ्रीडम ऑफ प्रेस 140 से 150, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 114 से 150, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 35 से 80, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स 1 से 2 से 115, ELI डेमोक्रेसी इंडेक्स 27 से 46 और अंतिम ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2 आंकड़े बढ़ा है 69 से 71। तो बिल्कुल सभी, मैं समझता हूँ कि जितनी भी संस्थाएं हैं दुनिया में, उन्होंने सबने षड्यंत्र कर लिया है मोदी सरकार के विरुद्ध। ये ग्लोबल वैश्विक इंडेक्सेस हर चीज़ में भारत को पीछे कर रहे हैं और यहाँ हम कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये बधाई का पात्र है सरकार। मैं कहता हूँ इनकी मैसेजिंग, इनका कवरअप तो इससे बेहतर हो नहीं सकता कहीं। अब एक्सपेक्टेशंस की बात उठाकर मैं आपसे कहूँगी, विपक्ष कहाँ है? जब इतनी सारी नाकामी है सरकार की, तो विपक्ष कहाँ है? कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहाँ है? मैदान पर कहाँ है? आपके जैसे कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं सब। आपके जैसे ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा, आपके जैसे ऐसे प्रोग्राम्स मैदान पर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरा सवाल? मैदान पर कहाँ? नहीं, उसका आपका आरोप मेरी तरफ जरूर है, लाजमी नहीं, मेरा आरोप नहीं सर, सवाल उतना ही आरोप वहां भी लगाइए। ये इस बात को आत्मसात नहीं कर रहे जो मेरे सामने बैठे हैं लोग। आज मैंने 3 दिया आपको, महंगाई, बेरोजगारी इंडेक्स, सामाजिक असंतुलन, सामाजिक अविश्वास, विघटन। अपने आप हाथ को अपने हृदय पर रख के बोलिए कि बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है कि नहीं? समुदाय वर्सेस समुदाय में अविश्वास। आज जो दशकों बाद नहीं हुआ, दिल्ली में रायट्स हुए हैं, उसमें रिपोर्ट आई है इस सरकार के अल्पसंख्यक आयोग की। 135 पेज की रिपोर्ट है। अब यहाँ पढ़ने का टाइम किसी को नहीं है, जुमलों का टाइम सबके पास है। उसमें लिखा है कि ये अधिकतर इसमें लोग सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी थे। ये राजधानी की बात हो रही है। तो अविश्वास, मैंने जैसा कहा, सामाजिक विघटन, सोशल डिस्ट्रस्ट, ये हमारे दुनिया के सबसे ज़्यादा डाइवर्स और विविध देश में क्या ये हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं? तो मैं बिल्कुल समझता हूँ अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें अंततः अथवा जनता को समझनी है, और जनता मैं समझता हूँ देर से ज़रूर, लेकिन समझेगी ज़रूर। एब्सोल्युटली, आई फुली अग्री विद यू कि हर प्रॉब्लम, हर समस्या उठाई जानी चाहिए। और मैंने आपसे शुरू में कहा था, जब सवाल पूछा जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि फायर किया जा रहा है, उसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि उस पार्टी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जब इतनी सारी नाकामियां हैं तो मैदान पर कांग्रेस पार्टी कहाँ है? मैदान पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी कहती है, राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की, तो जो कांग्रेस पार्टी मैदान पर दिखी वो वैसे कभी चुनाव में या आंदोलनों में दिखाई नहीं दी। यही तो प्रॉब्लम है ना। जैसा कहा गया है कि जो आपको देखने का शौक है उसको देखती हैं आप। आपसे मेरा मतलब आप नहीं, जिनकी बात कर रहे हैं, आपके ओपोनेंट्स। जो आपको शौक नहीं है देखने का उसको आप देखते ही नहीं है। वो जैसा हो ना कि वो तीनों लोगों ने अपनी तीनों आंख बंद कर ली, किसी ने कान बंद कर लिया, किसी ने मुंह बंद कर लिया, उससे सब कुछ हट गया। आपको महंगाई के ऊपर इतने बड़े हमने प्रदर्शन किए, वो दिखे ही नहीं। अग्निपथ के ऊपर सोमवार को है, पिछले हफ्ते था, जंतर मंतर में है, वो दिखे नहीं। आपको ईडी वाला ज़रूर दिखा। ईडी के साथ साथ ये नहीं दिखा कि 5 दिन 55 घंटे की उनकी इंटेरोगेशन हुई। अच्छा, सबसे रोचक ये बात है कि ईडी का आपको ये नहीं दिखा, मैं खुद था प्रेजेंट, मैं विदेश था पहले, उसके बाद आ गया। हर दिन 5 दिन में AICC से 10 कदम बाहर, मैं आपके समक्ष कह रहा हूँ, आप मेरी बात मान लीजिए, मैं साक्ष्य रूप से कह रहा हूँ, 10 कदम बाहर निकलने पे ज़बरदस्ती पकड़ के सीधा बसों में डाल के ले जाया जाता था। प्रदर्शन उस तरह का था, पीसफुल। लेकिन निकल के रोड पे आते ही, उसके पहले महंगाई के अलावा बेरोजगारी पे करीब महीने भर पहले हुआ है, 3 हफ्ते पहले हुआ है। तो अब देखिए, गणतंत्र में शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक विरोध यही हो सकता है। किसी के मुंह में हाथ डाल के उसके अंदर से कोई रिजल्ट निकालने का किसी को हक नहीं है। और हमने इतने किए हैं। 2 वर्ष कोविड में ज़रूर एक शांति का आभास होता है सभी पार्टियों के लिए, लेकिन 2014 से लेके अभी तक कंटिन्यूअस किए हैं। अब आप नेल्सन की जैसे अपनी आंख बंद करने, नेल्सोनियन ब्लाइंड आई कर ले तो बात दूसरी है। अच्छा, एक और आरोप जो आपकी पार्टी पर लगा, भाई ये मंच है जहाँ से आप कांग्रेस पार्टी को लेकर जो धारणाएं बन रही हैं या जो मिथक क्रिएट किए जा रहे हैं उन्हें आप जवाब दे सकते हैं, और वो सारे सवाल आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। ये कहा जा रहा है कि आपने सत्याग्रह जैसे पवित्र शब्द का इस्तेमाल किया राहुल गांधी से जब ईडी पूछताछ कर रही थी। वो महात्मा गांधी का अपमान नहीं था क्या? मैं तो बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि ये प्रश्न महात्मा गांधी का अपमान है।
ये प्रश्न आपके द्वारा नहीं है, ये बीजेपी द्वारा है, ये प्रश्न खुद महात्मा गांधी का अपमान है। और ये महात्मा गांधी को किसी ने नहीं पढ़ा है ये दर्शाता है। महात्मा गांधी ने खुद ने परिभाषा की है यंग इंडिया में कई बार उसके बाद, सत्याग्रह क्या होता है? जिस बात को आप सत्य समझते हो उसके ऊपर आग्रह, और शांतिपूर्वक, बिना हिंसा के, लेकिन अजर अटल अमर मजबूत। अग्निपथ पे हमारा सत्य ये है, आपका सत्य कुछ और हो सकता है। हमने इस पे आग्रह किया बार बार, महंगाई पे किया। हम यहाँ भी विश्वास करते हैं कि राहुल गांधी को जानबूझकर सताया जा रहा है एक निराधार केस पे, उस पर भी सत्याग्रह हो सकता है। यद्यपि हमने दसों और सत्याग्रह किए हैं, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं आप कि गांधी जी का अपमान है? ये गांधी जी का अपमान तो वो है जो आपके लोगों ने समर्थन किया है, गोडसे के समर्थक सोसाइटीज़ का, वो गांधी जी का अपमान नहीं है। आज ग्वालियर में क्यों ये संस्था है जो हर वर्ष उनकी पूजा करती है? ग्वालियर में आपकी सरकार, उस बात को छोड़ दीजिए, केंद्र सरकार ही पूरी नहीं होती किसके लिए? देश के महात्मा कहते हैं उनको, फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। और हमसे आपने प्रश्न पूछो सत्याग्रह किया तो गांधी जी का अपमान किया। गांधी जी के विषय में एक संस्था कई महीनों के लिए उनके मृत्यु के विषय में बैन हुई थी, बाद में वो बरी हुई। वो लोग हमसे ये प्रश्न पूछेंगे? जो व्यक्ति मिलीमीटर से एक्विट हुआ, पढ़िए किताब को, संपत साहब की किताब, जो कि एक सिंपथाइजर है, उनकी किताब पढ़िए। एक मिलीमीटर द्वारा एक्विट हुए, वो पूरी तरह से अखंड भारत और आरएसएस के व्यक्ति थे। ये लोग हमसे प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं, बताइए मुझे आप। ये तो आप मानेंगे अभिषेक मनु सिंह जी, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में हर किसी को एक दूसरे से संतुलन वाला प्रश्न होना चाहिए ना। सत्याग्रह पान हो गया, एजेंसीज की बात करते हैं। आपकी ईडी, अभी की जो ईडी है और आपके टाइम पर जो ईडी थी, कौन ईडी? ईडी राहुल गांधी से ईडी ने पूछताछ की, ईडी को लेकर हमलावर है पार्टी। तो आपके टाइम पर जो ईडी थी और आज की जो ईडी है उसमें क्या फर्क है? पहली बात तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट था, आजकल इलेक्शन डिपार्टमेंट है। दूसरी बात, उस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट था, आजकल एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव्स है। मैं आपसे इस कमरे में बैठता हूँ, डायरेक्टिव वहाँ से आते हैं। आप ये बताइए, आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप इस बीजेपी को भी छोड़ दीजिए, आप वाजपेयी सरकार को ले लीजिए, आप जनता दल सरकार को ले लीजिए। भारत में और सरकारें भी तो हुई हैं ना, कांग्रेस विरोधी सरकारें हुई हैं। आप सत्य अगर माने और अपने हाथ को, जैसा मैंने कहा, हाथ को अपने हृदय पर रख के पूछिए प्रश्न, कभी भी भारत के स्वतंत्र इतिहास में आज 75 स्वर्णिम वर्षों में इन तीन एजेंसीज का इसका 1/10वां हिस्सा भी दुरुपयोग हुआ है क्या? कोई आदमी जो सत्य आंसर देगा वो कभी इसको नहीं कह सकता कि हाँ हुआ है, जितना कि इस सरकार का 8 वर्ष में हुआ है, इस सरकार द्वारा 8 वर्ष में हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये लोगों को जानना ज़रूरी है कि ये नौकर हैं संविधान के। मैं सरकार और पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं इन संस्थाओं की बात कर रहा हूँ। ये नौकर सरकार के नहीं हैं, ये नौकर हैं संविधान के। और जब संविधान का तमाचा पड़ता है तो संविधान का तमाचा सर्वोपरि होता है। तो इसलिए ये सोचना कि भाई हम जिसको, आज हालत ये हो गई है कि ईडी के जो एक्ट है, और मैं कुछ वकील की हैसियत से भी जानता हूँ इसके बारे में कुछ, जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जो इंटरप्रिटेशन हुआ जा रहा है, वो बेमिसाल है। मतलब कभी सोच नहीं सकता कोई आदमी। अभी थोड़ी देर पहले हम सत्याग्रह की बात कर रहे थे, सत्य के लिए आग्रह। सत्य राहुल के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। ये ना तो सरकार तय कर सकती है और ना एजेंसी तय कर सकती है, ये फैसला तो अदालत करेगी। तो क्या अदालत के फैसले तक इंतजार ना किया जाए? बिल्कुल, अदालत के फैसले का अभी स्टेज ही कहाँ है? ये भी प्रश्न। सेलेक्टिव लीक्स कर करके ईडी सिखाती है, पढ़ाती है, शिक्षा देती है जनता को कि अरे कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। ये नहीं बताते कि कोर्ट किस लिए जाएं। एक चीज़ में जा सकते हैं, एंटिसिपेटरी बेल सीख करने को। राहुल गांधी का मैं क्यों सीख करूं एंटिसिपेटरी बेल? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। उसके अलावा क्या जाए? आप दुरुपयोग करो और मेरे से प्रश्न पूछो कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हो। आप 55 घंटे 5 दिन मेरा इंटेरोगेशन करो। देखिए आदित्य जी, मैंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
इसमें आप मेरे विरुद्ध हैं, मेरे साथ हैं, मेरे जो भी आपका मत है, 5 या 7 प्रश्न है टोटल इस केस में। क्या आप इसके डायरेक्टर थे, क्या इसके मेंबर थे, आपने क्या साइन किया, ये क्यों ट्रांसफ़र हुआ, क्या हुआ। इन 7 प्रश्नों को, हर प्रश्न को आप 10 रूप से, अलग अलग रूप से पूछ लीजिए तो 70 हो गए। 70 प्रश्न आप एक दिन से ज़्यादा नहीं पूछ सकते या 2 दिन से ज़्यादा, वो भी एक ही प्रश्न को 10 बार पूछने से। तो इसमें क्या चीज़ है 5 दिन 7 दिन 5 दिन 55 घंटे की? ये हैरेसमेंट था, क्योंकि मेरा अधिकार क्षेत्र है कि मैं बुला सकता हूँ आपको प्रश्न पूछने के लिए। उसका उत्तर क्या है कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते, किस लिए, किस चीज़, क्या मांगे कोर्ट से हम कि हमको प्रश्न के लिए नहीं बुलाओ। कोर्ट कहेगा साहब तो प्रश्न कर रहे हैं, सिर्फ प्रश्नोत्तर कर रहे हैं, जाइए प्रश्नोत्तर करिए। और ये आपको बताया जा रहा है, सिखा रही है ईडी सेलेक्टिव लीक्स द्वारा। एक सेलेक्टिव लीक आई थी ईडी की कि राहुल गांधी ज़्यादा लिख नहीं सकते, समझ नहीं पाते। अब अगर आपको ये समझना है तो समझिए, अखबार में प्रकाशित है, आप पढ़ लीजिए। अभी आपने कहा कि ईडी का मतलब हो गया एनफोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव्स। आपके टाइम में सीबीआई को कहा गया था तोता, पिंजरे में कैद तोता। तो एजेंसी इसको लेकर तो इस तरह के आरोप लगते रहे। एक वारदात हुई थी जिस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कहा था, उसका क्या परिणाम हुआ उसको क्यों नहीं बोलती हैं आप साथ साथ? मैं समझता हूं उस प्रोसीजरल वारदात के लिए एक कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया, वो बात को भूल गए। आज जो आप हर दिन दुरुपयोग करते हैं एजेंसी का, क्या परिणाम हो रहा है? कोई अकाउंटेबिलिटी है, कोई ओवरसाइट है? कोई ओवरसाइट है? जीरो। आज आप अपने चहेते, और विशेष रूप से चहेते की परिभाषा है कि एक पश्चिम भारत के एक प्रदेश से ही होना चाहिए, लोगों को नियुक्त करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, अकाउंटेबिलिटी जीरो है। मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दैट बीजेपी इज इन अ रेज एंड देयरफॉर दे हैव पुट ईडी इन अ केज। ये सही पिंजरा है, ये पिंजरा 8 साल वाला है, वो एक वारदात वाला नहीं है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। चलिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के टाइम की जो कांग्रेस है, सोनिया गांधी जी की कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस में क्या फ़र्क है? हमारे यहाँ यह बात आप सही कह रही हैं, वाजपेयी बीजेपी और मोदी बीजेपी में बहुत बहुत फ़र्क है। मैं वाजपेयी बीजेपी में भी इंटरेक्ट कर पा चुका हूँ। ये बात आप नहीं कह सकते सोनिया कांग्रेस और राहुल गांधी कांग्रेस के बारे में, बिल्कुल नहीं कह सकते। सच्चाई ये है आदित्य जी, ये प्रश्न पूछिए आप एक बंद कमरे में, तो बीजेपी वाले आपको बताएंगे कि वाजपेयी सरकार और बीजेपी की, मोदी बीजेपी, मोदी वाली बीजेपी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये बात हमारे पार्टी में नहीं है। हमारी गलतियां जरूर रही होंगी, हम पावर से, सत्ता से बाहर हैं। आप ये भी कह सकते हैं हमारे अच्छे दिन नहीं है अभी, लेकिन हमारे में ये दुभांत नहीं है। तो फिर पार्टी में G23, G22 जैसा गुट क्यों बना? ये बार बार क्यों कहा गया कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है? देखिए, सुनी नहीं जाती। उसमें अच्छा भी था, बुरा भी था। G23 की मेरी समझ ये है कि उसमें एक पहलू है ठोस सकारात्मक सुझाव देकर सुधार लाना, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलती है, सिवाय एक, उसको आपने न्यूज़ में सार्वजनिक रूप से ज़्यादा स्प्लैश किया, वो नहीं होना चाहिए था। दूसरा पक्ष है कि उसी पक्ष के अंदर एक निहित था पक्ष कि आप तोड़ना चाहते हो अगर पार्टी को, या बदलाव चाहते हो इस प्रकार का बिना गणतांत्रिक तरीके से, तो वो गलत था। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। ये दोनों विवाद बहुत हद तक 3 दिवसीय उदयपुर चिंतन शिविर में पूरी तरह से खुले रूप से एड्रेस हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2.5-3 दिन में हमारे मोबाइल फ़ोन बाहर रखे गए थे, और 8-8, 9-9 घंटे, एक दिन 10 घंटे बैठ के जो जिसके मन में आया सब ने बोला, सामने रखा। इससे ज़्यादा खुले रूप से विवेचन नहीं हो सकता। अब उसके बाद हर आदमी की बात मानी नहीं जा सकती। उसका नोट लिया गया, उसका एक सार निकाला गया, और बहुत सारे उसमें परिवर्तन आ रहे हैं, तो ये सकारात्मक है। लेकिन अगर आप उस गुट में ये भी कर रही हैं, षड्यंत्र बना रही हैं कुछ करने को, तोड़ने को, निकलने को, तो वो गलत है। तो दोनों मिश्रण थे, और मैं समझता हूँ कि छाछ और दूध और अच्छा और बुरे में सब चीज़ ठीक हो गया। अच्छा, आपकी पार्टी के बारे में बीजेपी कहती है गांधी फैमिली के बिना कांग्रेस पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, क्योंकि उनका आरोप ही ये है कि कांग्रेस परिवार ही। वो बीजेपी कांग्रेस पे छोड़ दे, कांग्रेस अपने आप उसका एक इक्विलिब्रियम निकाल लेगी।
न सीख की ज़रूरत है न उपदेश की ज़रूरत है ज़्यादा। तो कांग्रेस पार्टी अपना प्रेसिडेंट कब तक चुन लेगी, कब तक ढूंढ लेगी अपना प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट तो निश्चित रूप से राहुल गांधी 2019 मैं आपको औपचारिक रूप से दावे के साथ कह रहा हूँ अगस्त सितंबर में। इतना इंतजार किया है, कुछ देर और रुकावट है, 2-3 महीने की बात है, ये इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? चुनाव का पूरा मेंबरशिप प्रक्रिया हो गई है, घोषणा हो गई है इनफॉर्मल रूप से। अगर आप उसको ये मेंबरशिप लिस्ट और इस अलग अलग पदवी के हिसाब से नहीं करेंगे तो ये आरोप आएगा कि आपने जल्दबाजी में कर दिया चुनाव, और अगर करेंगे तो कह रहे हैं बहुत विलंब हो रहा है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ अगस्त सितंबर निश्चित 100%। तो बाकायदा एक प्रोसेस से कांग्रेस पार्टी अपना प्रेसिडेंट चुनेगी? बिल्कुल, और आप भी खड़ी हो सकती है, मैं भी खड़ा हो सकता हूँ। राजनीति से थोड़ा दूर रहना चाहती हूँ, राजनीति से जुड़े सवाल पूछना आसान है, राजनीति करना बहुत मुश्किल है। मैं आपके अधिकार क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आपकी मंशा की नहीं। और उसके लिए एक सर्टेन पर्सनालिटी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये तो मानेंगे अभिषेक मनु सिंघवी जी, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन परिवारवाद वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक यक्ष प्रश्न रहा है, और आपके हर ओपोनेंट ने, और जो आज आपके साथ भी खड़े दिखाई देते हैं, वो भी गांधी फैमिली को लेकर काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी अटैकिंग रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि कुछ हद तक इस परिवारवाद शब्द को स्थापित करने का प्रयत्न बीजेपी ने या मोदी जी ने निजी रूप से किया है, शायद आंशिक रूप से सफल भी रहे हों। लेकिन मैं आपको 2 या 3 पहलू बताना चाहता हूँ उस परिवारवाद शब्द के बारे में। एक, आप सोचिए कंसेप्चुअल रूप से, अगर किसी भी गणतंत्र लोकतंत्र में, और विशेष रूप से भारत जैसे लोकतंत्र गणतंत्र में जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र गणतंत्र है, अगर आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार चुनावित होते हैं, तो क्या ये कहना कि आप चुनावित नहीं हो सकते क्योंकि आप एक परिवार को बिलोंग करते हैं, ये गैर गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक नहीं होगा? इज इट नॉट एंटी डेमोक्रेटिक? इज इट नॉट ए नेगेशन ऑफ डेमोक्रेसी? पॉइंट नंबर 1, इनमें से कोई भी नाम जो लिया आपने बिना चुनाव के नहीं आए। लोग अगर चाहते हैं और उसके बाद आप मना करते हैं कि आप अमुक व्यक्ति के रिश्ते में हैं, तो आप गणतंत्र को नकारते हैं, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी के सबसे पुराने, सबसे निकट कौन से साथी हैं, अलायंस पार्टनर्स हैं? नाम बताइए। अब एक उनमें से हमारे साथ हैं, लेकिन सबसे पुराने कौन हैं? बादल्स हैं, कई और हैं, ठाकरेज भी थे। तो वहां कोई परिवारवाद दिखता नहीं है उनको। सिर्फ जब कांग्रेस दिखती है तो परिवारवाद दिखता है। दशकों से सरकारें बनाई हैं उनके साथ, उन्हीं पार्टी से, और कई हैं पार्टी, लेकिन उसमें बीजेपी तीसरा कि ये परिवारवाद आज भारत में नहीं, पूरे साउथ एशिया में एक डिक्टेटरशिप मॉडल में है और एक गणतांत्रिक मॉडल में है। परिवार के सदस्य निश्चित रूप से अपने आप को गणतंत्र में सबमिट या समर्पित करते हैं और छोड़ते हैं जनता पे कि हमको आप काबिल समझते हैं कि नहीं इस राजनीतिक पार में आने की। वर्सेस कुछ प्रदेशों में, कुछ देशों में दक्षिण एशिया के, आप वो ऑप्शन नहीं देते हैं, परिवार से ही चलता है वो, वहाँ गणतांत्रिक प्रक्रिया नहीं होती है। इस फर्क को समझने में असमझ है बीजेपी और सरकार। बीजेपी ये कहती है कि आपके यहाँ जब परिवारवाद की बात होती है तो आपके यहाँ मोर और लेस ये डिसाइडेड है कि मिसेस गांधी के बाद राहुल गांधी, उससे पहले मिस्टर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, ये एक तरीके का बैटन पास होता है, 1 जनरेशन टू अनदर। मैं अपना चौथा पॉइंट बोलना भूल गया, वो आपके इस प्रश्न को भी मैं भूल ही गया इस बात को। पिछली बार क्यों, माननीय राजीव गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1991 में हुई थी। आज कौन सा साल है? आज 30 वर्ष हो गए, 31 वर्ष। 31 वर्ष से कौन सा गांधी इस देश का प्रधानमंत्री और हर चीज़ से नियंत्रित कर रहा है? 31 years एंड यू टॉक ऑफ परिवारवाद। अब जब ये बोलता हूं मैं तो इमीडिएटली होता है, मनमोहन सिंह जी तो गांधी जी हैं, गांधी परिवार के हैं। अब इसका तो कोई उत्तर नहीं है। 31 years, 91 से लेके 2022 तक, जबकि बन सकते थे, अधिकार क्षेत्र था, विशेष रूप से 2004 में सोनिया गांधी जी की बागडोर में जब सुषमा जी ने वो बड़ा सुप्रसिद्ध वक्तव्य किया था कि मैं अपने सिर मुंडवा लूँगी
तब अधिकार क्षेत्र तो था पूरा। इस बात को तो कोई बात ही नहीं करता। अब ये अलग बात है कि इसमें हमारी क्षमता कम है, शायद हम इसको एजुकेट नहीं कर पा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं आपके सामने कि क्या परिवारवाद है। डेमोक्रेटिक मीन्स 31 वर्ष से कुछ नहीं किया, आप हर उस पार्टी से संबंध रखते हैं जो परिवार के लोग हैं जिसमें, और हमारे ऊपर आरोप लगाते हो। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि 31 साल तक कांग्रेस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, लेकिन ये आरोप तो लगातार लगे। अभिषेक मनु सिंघवी जी, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि रिमोट कंट्रोल गांधी फैमिली के पास यही था। तो है, ये एक भारत के गणतंत्र लोकतंत्र सिस्टम में अविश्वास मत है। इसका मतलब है जो ये कहता है रिमोट कंट्रोल, ये कोई जानता नहीं सिस्टम कैसे वर्क करता है। कैबिनेट में, सरकार में निर्णय इतने आसान हैं कि सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल कर सकती है भारत जैसे देश को। मैं नहीं समझता ये। आज रिमोट कंट्रोल अगर है तो एक तो नागपुर का है सिर्फ, और दूसरा है पीएमओ का। पीएमओ ये रिमोट कंट्रोल हर मंत्रालय को करते हैं। मंत्री महोदय को सिर्फ हस्ताक्षर लगाने होते हैं, उसे रिमोट कंट्रोल कहा जाता है। आप अपने हिसाब से रिमोट कंट्रोल को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन ये बात आप मानेंगे बीते दशक में कम से कम, या यूपीए 2 के टाइम से मैं बात करूंगी, कांग्रेस पार्टी कम्युनिकेशन के फ्रंट पर थोड़ा पिछड़ गई। थोड़ा नहीं, मैं कहूँगी बहुत पिछड़ गई, क्योंकि बहुत सारे मिथक क्रिएट हुए, जैसे कि मैंने भी आपसे पूरा गांधी फैमिली को लेकर जो कुछ हद तक मैं स्वीकार करता हूँ ये बात, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने शुरू में बधाई के साथ शुरू किया था मैसेजिंग और कम्युनिकेशन। उसका विपरीत ये भी है कि अगर आप ध्यान से देखें कि कई सारे सो कॉल्ड स्कैम जिसको कहते हैं आप यूपीए के, वो कांग्रेस से संबंधित नहीं थे, वो हमारे गठबंधन के कुछ पार्टनर्स के थे। नंबर 2, हमारे से ज़्यादा तत्परता से, हमारे से ज़्यादा तुरंतपने से किसी ने एक्शन नहीं लिया उस स्कैम्स में। इस्तीफे दिलवाए, आदर्श में मुख्यमंत्री 2 दिन में हट गए, सैकड़ों ऐसे हुए। लेकिन कहीं ना कहीं इसके बावजूद एक फैलावा हो गया मस्तिष्क में, जिसको हमारी ही क्षमता रही होगी कम कि हम उसको हटा नहीं पाए। इसलिए मैं कुछ हद तक स्वीकार करता हूँ। लेकिन अंततोगत्वा तथ्य और सब्सटेंस एक इमेज का जगह नहीं ले सकता है। सच्चाई क्या है कि ज़्यादातर 90% स्कैम्स में गैर कांग्रेसी गठबंधन के लोगों पे आरोप था। 2014 के चुनाव के बाद वो कई आरोप भी एक्विट हो गए। 2014 के पहले इस्तीफे हुए बहुत सारे, लेकिन हम इसको शायद कन्वे नहीं कर पाए। और उन लीडर्स को लेकर आप क्या कहेंगे जिन्होंने पार्टी छोड़ दी, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत सारे यंग फेसेस आपको छोड़कर चले गए। एक तो एक कम्युनिकेशन गैप, और दूसरा एक पार्टी के लिए। मैं ऐसी बातों पे टिप्पणी नहीं करना चाहता। आवागमन चलता रहता है, जो सबका विवेक, सबकी सोच होती है उस हिसाब से होता है। स्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ होती है, संदर्भ होता है, और अलग अलग व्यक्ति के बारे में अलग अलग संदर्भ होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से गिनेंगे तो कांग्रेस के पास भी कई सारे लोग आए हैं, सैकड़ों लोग, तो वो बात सही नहीं है। और क्या पता कल जब बदलाव आता है तो क्या होता है। ये जो कांग्रेस प्रेसिडेंट को लेकर थोड़ी देर पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था, एक पार्टी जिसमें आप कहते हैं कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लीडरशिप की भी कोई कमी नहीं है, जब उसे अपना प्रेसिडेंट चुनने में करीब 3 साल का वक्त लगने लगता है, और वो पार्टी जिसका इतिहास ग्रैंड ओल्ड पार्टी का इतिहास रहा हो, जो कि आपके स्वाधीनता संघर्ष में एक अहम भूमिका निभाने वाली पार्टी रही हो, तो उसके वर्तमान पर मंथन की ज़रूरत नहीं है। वो चैलेंजेस उस पार्टी के सामने इतने बड़े हो गए। फिर मैं स्वीकार करता हूं कि आंशिक रूप से कुछ हद तक थोड़ा विलंब हुआ है। ये शायद जो अगस्त में अब होने वाला है वो शायद पिछले वर्ष हो जाना चाहिए था, लेकिन ये विलंब हुआ है कुछ लॉजिस्टिकल कारणों से भी, कुछ मेंबरशिप लिस्ट के कारणों से भी। लेकिन विलंब का मतलब हम गणतांत्रिक नहीं हैं, हम खत्म हो गए हैं, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, ये सब चीज़ें का कोई सरोकार नहीं है इनसे। और निश्चित रूप से मैं ये भी मानता हूँ कि प्रकृति कोई वैक्यूम को नहीं मानता, न राजनीति कोई वैक्यूम को मानती है। वो बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, नेचर अबोर्स अ वैक्यूम, पॉलिटिक्स अबोर्स अ वैक्यूम। तो वैक्यूम की तरफ कोई जा भी नहीं रहा है, ना इरादा है। विलंब हुआ है कुछ, और वो विलंब आप देखेंगे कि 2 महीने 3 महीने की बात है। मिसेस गांधी ने कहा, सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। किस कर्ज की बात वो कर रही थी? इमोशनल अपील थी? वो बात सही, बहुत एक संदर्भ वाली बात कर रही थी कि जब आदमी विपक्ष में होता है, जब उसके पास सत्ता के वो सब फायदे नहीं होते हैं,
तब उसका सही टेस्ट आता है, तब वो सही कसौटी पे कसा जाता है। जब आप सत्ता में हैं तब भी आपकी योग्यता, आपकी वफादारी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उस पर कसौटी और टेस्ट नहीं होता। जब आप सत्ता में नहीं हैं, जब हम सब जानते हैं कि कांग्रेस में क्षति हुई है, कांग्रेस में क्या कई और विपक्षी पार्टियों में क्षति हुई है, जब हम ये भी मानते हैं और देखते हैं कि जो सत्तारूढ़ सरकार है वो कई ऐसी चीज़ें कर रही हैं जो भारत की पूरी एक छवि को बदलना चाह रहे हैं, परिभाषा को बदलना चाह रहे हैं, तब आंतरिक रूप से क्योंकि आप विपक्ष में हैं और बाहरी रूप से क्योंकि ये बहुत गलत सरकार है भारत के लिए, इन दोनों के कारण ये ऋण चुकाना आवश्यक है। ये मतलब था उनका। उदयपुर में उन्होंने अपने इनॉग्रल एड्रेस में ये कहा था। एक कमेंट मैं आपका चाह रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्ली डिसमिस कर दी जाकिया जाफरी की। देखिए, मैंने आज 3 ट्वीट्स किए, उसके ऊपर कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। मैं दोहरा देता हूँ संक्षेप में, आपका समय ख़त्म हो रहा है। नंबर 1, राजनीतिकरण करना उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का किसी का अधिकार क्षेत्र नहीं है, गलत है। हम और आप आरोप प्रत्यारोप राजनीति जुमले भी कर सकते हैं, करने चाहिए, लेकिन उच्चतम न्यायालय को उसमें खींचना, घसीटना बिल्कुल गलत होगा। उच्चतम न्यायालय के सामने जो मुद्दा था वो बड़ा सीमित था। एसआईटी का ऑर्डर सही है कि नहीं। एसआईटी के ऑर्डर के 2 पक्ष थे। एक कि क्या जो लोगों ने कहा, जिन पुलिस अफसरों की हमने वहाँ हमारे सामने ये मीटिंग हुई जिसमें मोदी जी ने ये कहा, तो उन्होंने फाइंडिंग दी थी एसआईटी ने कि ये पुलिस अफसर उस मीटिंग में थे ही नहीं, झूठ बोल रहे थे, और उच्चतम न्यायालय ने वो बात को माना है, एंडोर्स किया। दूसरा था कि क्या जो हिंसा हुई, जिसके लिए बहुत लोग दोषित भी हैं और जो दंडित भी हुए, क्या ये स्वाभाविक थी, स्पॉन्टेनियस थी, या एक बड़े षड्यंत्र का परिणाम थी। उनका कि षड्यंत्र नहीं था, दुर्भाग्यवश था, गलत था, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक रिएक्शन था। इन 2 पे उन्होंने कहा कि हम होल्ड करते हैं कि एसआईटी सही है, इसको बिल्कुल नतमस्तक है, पूरे देश को नतमस्तक होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो भक्तों ने एक पूरा तुसी ग्रेट हो कि गाना गाना शुरू कर दिया आज सुबह से, तो उच्चतम न्यायालय ने तो कहीं नहीं कहा कि तुसी ग्रेट हो। उसमें एक पैरा है 88, वो 3 वर्गों के लिए है। वो लोग कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के बारे में है, पूरे विपक्ष के बारे में है, पूरे राजनीतिक क्लास के बारे में है। पैरा 88 में 3 लोगों की भर्त्सना की है उच्चतम न्यायालय ने। एक, वो लोग जो खड़े हो गए थे कोर्ट में, एनजीओज थे, या जो डिसग्रंटल्ड डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स। दूसरा, जाकिया जी का परिवार, क्योंकि उनकी विधवा ने कहा था कि मैं इसको करूंगी, यद्यपि समय निकल गया, 16 वर्ष निकल गए। तीसरा, वो अफसर जिन्होंने झूठ बोला कि मोदी जी ने ये भाषण दिया था हमारे सामने, उनका कि ये तीनों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और ये तीनों ने गलत किया। तो मैं नतमस्तक हूँ, बात सही है, गलत है, वो बहस हो गई, खत्म हो गया, निर्णय आ गया। उसमें यह पढ़ना कि उच्चतम न्यायालय ने, और ये आपका खुद का एक न्यूआंस है, एक डाल दिया आपने इसमें, अपने रूप से राजनीतिकरण कर दिया इस जजमेंट का, कि ये कोई कांग्रेस की बात हो रही है या विपक्ष की बात हो रही है, राजनीतिक पार्टी की बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप पढ़ लीजिए 88 पैरा, पढ़ने लायक हो। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, कांग्रेस पार्टी की बात होती है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के लीडरशिप स्किल्स, क्या कांग्रेस पार्टी उन दोनों के रोल को लेकर भी कंफ्यूज्ड है? और ये जो अभी आप अगस्त में पार्टी प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, क्या ये गांधी फैमिली के बियॉन्ड होगा? ये तो आप लोग बार बार बोल रहे हैं, मैंने तो नाम भी नहीं है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। आज हमारी अध्यक्ष है सोनिया गांधी। अगस्त सितंबर में आप और मैं दोनों अधिकार क्षेत्र रखते हैं खड़ा होने का, और इस ऑडियंस में भी जो बन सकते हैं मेंबर कांग्रेस, वो भी खड़े हो सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, तो पहले हो चुका है हमारी पार्टी में कि लोग खड़े हुए हैं। अब उसके बाद ये कहना कि भाई अगर हमारे रैंक एंड फाइल और कांग्रेस वाले ओवरवेलमिंगली कहते हैं कि नहीं आदित्य जी को चुनना है, तो भी आदित्य जी को चुनना गलत है, गैर गणतांत्रिक है, गैर लोकतांत्रिक है, इसका तो कोई तुक नहीं हुआ, इसका कोई लॉजिक में उत्तर नहीं दे सकता। तो उस रेस में इस वक्त कौन आ गए हैं, राहुल जी की प्रियंका जी? ओवरवेलमिंगली ऐसी रेस है ही नहीं, अभी तक नामांकन पत्र आए नहीं है। ये तो रेस आपकी बनाई है, मीडिया के अच्छा लगता है। तो लगातार गुहार लगाते रहते हैं कि प्रियंका जी को ले आइए, प्रियंका जी को आगे कीजिए, प्रियंका जी की लीडरशिप में। आखिर सुर्खियां भी तो चलनी चाहिए, टीआरपी रेटिंग चलनी चाहिए, थोड़ा और नारा भी पार्टी ने दिया, मसाला होना चाहिए मीडिया में, उसके बिना चलेगा कैसे काम? नहीं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, नारा भी दिया आपने यूपी इलेक्शन में। तो रेस में कौन आगे है? नहीं, देखिए रेस आपकी काल्पनिक है, रेस आपके टीआरपी वाली रेस चल रही है, और कोई ऐसी रेस नहीं है। जहाँ तक नामांकन पत्र और नामों का सवाल है, थोड़ा सा इंतजार करना है आपको।
तो मतलब ये मान लें कि परिवार से ही होगा, क्योंकि ओवरवेलमिंगली आपकी मैंने तो पार्टी बिल्कुल नहीं कहा, ये के आप जो बार-बार कह वर्कर रही हैं। हैं, जो आपकी पार्टी के वर्कर हैं, वो या तो राहुल जी की बात करते हैं या प्रियंका जी की बात करते हैं। आतिथि जी, अब ये देखिए, आज अगर आज चुनाव होता है बीजेपी में और ज़्यादा वोट, अधिकतम वोट मोदी जी को मिलते हैं बीजेपी के आंतरिक चुनाव में, तो ये कहना कि ये काल्पनिक चुनाव है गलत होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। जो भी लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि पूरी तरह से खुला चुनाव है, और इससे ज़्यादा विश्वास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी या किसी और, इससे ज़्यादा विश्वास कोई नहीं कर सकता इस बात में, इस सिद्धांत में। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव पे अगर उम्मीदवार सर्वसम्मति से चुना जाता तो बेहतर नहीं होता? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, बट ये तो काल्पनिक चीज़ है। ये वही मुंगेरी लाल वाले सपने हैं दोनों तरफ से, अगर ऐसी बात है। आज 2014 के बाद सच्चाई ये है कि इस देश में दरारें बढ़ गई हैं अविश्वास की। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे को गर्व इस बात का होता है कि हमारे सेंट्रल हॉल में बैठ के हम हर प्रकार के राजनीतिक रंग वाले लोग जो ऊटपटांग बातें बात कर सकते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। वो दो महिलाएं बांग्लादेश के सेंट्रल हॉल में बैठ के नहीं कर सकती, वो दो नवाज शरीफ और जियाउल हक पाकिस्तान के सेंट्रल हॉल में बैठ के नहीं कर सकते। यही हमारे गणतंत्र का मजबूती है, रीढ़ की हड्डी है। इसमें थोड़ा हद तक संदेह, अविश्वास आया है, और इसलिए वो समन्वय, वो सहमति, वो ट्रांस पार्टी, ये बात वाजपेयी सरकार में नहीं थी। साथ ले के चलने की प्रक्रिया निश्चित रूप से, आप बीजेपी वालों से बात करिए, वो बोलेंगे आपको ये बात। आज अगर मैं आपसे और आप मुझसे बात करते हैं, थोड़ा हमको अपने कंधे के ऊपर देखना पड़ता है, सुन कौन रहा है, वो बिग ब्रदर कौन है, हम सब जानते हैं कौन है बिग ब्रदर। तो ये जो है अविश्वास और संदेह के कारण ये समझना कि आप एक निर्विवाद एक राष्ट्रपति के कैंडिडेचर को मान जाएंगे, या काल्पनिक है। लेकिन ठीक है, अच्छी तरीके से लड़ाई हो, चुनाव हो, और कोई ये बात नहीं है कि एक कैंडिडेट कम मान का द्योतक है, दूसरा ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छी होनी चाहिए, गणतंत्र का ये भी एक पहलू है। अच्छा, इस पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी रही कि टीएमसी ने प्रपोज किया कैंडिडेट। अक्सर जो इंडियन पॉलिटिक्स को समझते हैं, वो कांग्रेस को यूजुअली उस रोल और उस भूमिका में देखते हैं, उस स्टैचर पर देखते हैं। ये फिर वो प्रेस का स्पिन है। प्रेस चाहती कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो निकले इसमें से, तो एक नया बन गया कि जब झगड़े हो रहे हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। यशवंत सिन्हा, तो यशवंत सिन्हा कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? देखिए, कोई भी आएगा जो राजनीतिक व्यक्ति होगा तो वो किसी न किसी पार्टी का होगा। इसीलिए आपने देखा एक दिन का विलंब हुआ, आपने देखा नहीं ये बात। उन्होंने इस्तीफा दिया, वो हटे उस पार्टी से, उसके बाद उनका चुनाव हुआ। उनका पुराना तो पार्टी होगा, वेंकैया नायडू जी भी तो पार्टी में थे, ऐसे नहीं होता है। लेकिन ये कहना कि झगड़ा हो, उसको बिल्कुल नहीं, सहमति से होता है। यही सहमति थी उनके पहले और दो नामों पे। गोपाल गांधी किसने प्रपोज किया था पिछले चुनाव में? हमने किया था। यह इसका मतलब गोपाल गांधी कांग्रेस कैंडिडेट हो गया? बिल्कुल गलत फहमी है आपकी। गोपाल गांधी कांग्रेस कैंडिडेट नहीं था, प्रस्तावित था। इस बार कोई भी कारण रहा हो, उन्होंने बहुत मान के साथ और बहुत ग्रेस के साथ के नहीं होना है। तो ये कोई कैंडिडेट किसी पार्टी के नहीं है, और ये एक हमारे देश की सभ्यता अभी तक चल रही है कि आप हट जाते हैं अपने पार्टी, जैसे स्पीकर को भी हटना पड़ता है अपने पार्टी एफिलिएशन से, कहीं ज़्यादा उससे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक मनु सिंघवी जी, इतनी डिटेल में आपने बात की, और इस उम्मीद के साथ कि ये सभी सवाल इस परिप्रेक्ष्य में कि मजबूत विपक्ष होगा तो सवाल मजबूती से उठेंगे। जो नाकामियों की एक लंबी लिस्ट आप लेकर आए हैं, इसे मैदान पर, ग्राउंड पर उठाया जा सकेगा और सरकार पर वो प्रेशर बना पाएंगे इन नाकामियों को लेकर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.